जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, इसका आज हम 4th लेसन देखेंगे। 4th लेसन के पीछे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज नंबर पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लेसन कौन सा है। देखिए, 4th लेसन है मानचित्र। तो चलिए देखते हैं मानचित्र लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये रहा आपका लेसन नंबर 4th मानचित्र। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। थर्ड क्वेश्चन है मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। फिफ्थ क्वेश्चन है मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। सिक्स क्वेश्चन है कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। और सेवंथ क्वेश्चन है प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं 4th लेसन के। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है जो मैं आपको करूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, मानचित्र के 3 घटक हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 25, जहाँ से आपका लेसन शुरू होता है उससे नेक्स्ट पेज पर है। इस क्वेश्चन का आंसर मानचित्र के 3 घटक पूछा है। दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 घटक होते हैं मानचित्र के। दूरी, दिशा और प्रतीक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। ठीक, पेज नंबर 25 पर। ठीक है, बाकी डिटेल में पढ़ना हो इनके बारे में, दूरी के बारे में ये दिया हुआ देखो। ठीक, दूरी क्या होती है, दिशा क्या है और प्रतीक क्या है, तीनों को डिटेल में दे रखा है। आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना हो तो। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ ये मिल जाता है आपको। ठीक है, फिर भी जैसे दूरी है, आपको बता देता हूँ एक बार। मानचित्र एक आरेख होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो पाता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। ठीक है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, जैसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। तो ये बताया गया है दूरी के बारे में कि मानचित्र जो है
ये कार्यक्रम होता है और पूरे विश्व या उसका जो भी भाग है उसको एक छोटे कागज पर, ठीक है, पन्ने पर दर्शाया जाता है। और दूरी के लिए हम यूज़ करते हैं पैमाने का। पैमाने का यूज़ हम कैसे करते हैं, मान लीजिए जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि आपके घर से, आपका जो घर है इससे स्कूल की दूरी, जहाँ पर भी आपका स्कूल होगा, ठीक, उसकी दूरी का जो डिफरेंस है वो है 10 किलोमीटर है, ठीक। और जो हमने पैमाना लिया है, हम इस चीज़ को हम एक पेज पर दर्शाएंगे और उसको अगर मापे तो पैमाने से हम 2 सेंटीमीटर में माप देते हैं। एक 1 सेंटीमीटर आपका घर है, यहाँ से दूसरा है यहाँ से लेकर 0, पैमाना मान लीजिए यहाँ पर पैमाना रखा 0, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो ये जो पैमाना है 0 से 1 तक की 5 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रहा है और दूसरा दर्शा रहा है 5 से 10 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा और दूसरा 10, ठीक है। ये इस तरह से हम मानचित्र में पैमाने के ज़रिए दूरी को नापते हैं, ठीक है। दूसरा है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्सर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? उत्तर रेखा। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये दिशाएं होती हैं। दिशाओं का तो सबको पता है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम कौन सी होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं, ठीक है। प्रतीक का तो आप समझते ही हो। जैसे ये दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे प्रतीक इस चार्ट में। अब मान लो ये रेलवे लाइन दिखानी है मानचित्र में, तो बड़ी लाइनें भी होती हैं, मीटर लाइनें, रेलवे स्टेशन, तो हम इनको ऐसे दर्शाते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है, देखो बड़ी लाइन को इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। मीटर लाइन ये है, इसका यह प्रतीक है, और रेलवे स्टेशन का ये प्रतीक है। ऐसे ही पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें होती हैं, पक्की सड़कों को ऐसे ये प्रतीक के ज़रिए दिखाया गया है, कच्ची सड़कों को ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये प्रतीक होते हैं, ठीक है, जिनको हम मानचित्रों में किसी भी चीज़ को हम दर्शाते हैं, ठीक है। बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं? प्रधान दिग बिंदु, देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 26 पर ये यहाँ पर है। यहाँ देखिए, जैसा कि चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। ये प्रधान बिंदु है, ये 4.2, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सिर्फ ये प्रधान बिंदु है जो हमारी 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हमारे प्रधान बिंदु, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में नहीं, सिर्फ आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर आप
थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहो, एक तीर का निशान है, उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है, प्रधान दिग बिंदु। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सहायक दिशाएं होती हैं। तो आपने प्रधान दिग बिंदु के बारे में लिखना था, तो हम क्या कहेंगे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 प्रधान दिग बिंदु हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र के पैमाने से। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मानचित्र का पैमाना क्या होता है? ये देखिए, वैसे तो मैं आपको पहले भी बताया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि पैमाने क्या होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं, ठीक है, दूरी क्या है, दूरी को कैसे मापते हैं, पैमाने के जरिए मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये पैमाने के बारे में था। ये है पैमाने का आंसर पेज नंबर 25 पर। ठीक है, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? इसके बाद क्वेश्चन है आपका, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? फोर्थ क्वेश्चन, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों होते हैं? ये बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, जहाँ से आपका फोर्थ लेसन शुरू होता है, पेज नंबर 24 पर। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को हमने नीचे वर्णित किया है। जैसे भौतिक मानचित्र है, इसमें देखिए इसमें क्या मिलेगा हमें। भौतिक मानचित्र में हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों और इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यह भौतिक या उच्चावाच मानचित्र कहा जाता है। फिर है राजनीतिक मानचित्र। इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों या विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं के बारे में। ठीक है,
इसको हम राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। थीमेटिक मानचित्र, इसमें हम पढ़ते हैं जैसे सड़क के बारे में, वर्षा के बारे में, वनों के बारे में, उद्योगों के बारे में। ठीक है, इन प्रकार के मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये मानचित्र के बारे में था कि मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा अधिक सहायक क्यों होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। मानचित्र और खाका के बीच अंतर बताना है। देखिए, 5वें क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है, ये पेज नंबर है 29। ठीक, मानचित्र और खाका के बीच अंतर। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक है, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई होती है ना, उसको अगर जानना हो तो उस समय क्या होता है कि बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींचा जा सकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे खाका कहा जाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर था। छठा क्वेश्चन है कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसका आंसर मैंने यहीं पर लिखा हुआ है, थीमेटिक मानचित्र हमें विस्तृत जानकारी देता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। देखिए, प्रतीक के बारे में ये क्वेश्चन है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। कौन? प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के में विभिन्न आकृतियों किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दर्शाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। ठीक है, तो अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चित्रों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मानचित्र, लास्ट क्वेश्चन था आपका कि प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार अध्ययन में सहायक होते हैं, कैसे? प्रतीकों के जरिए। ठीक, ये जो प्रतीक दिए हैं, कुएं का, तालाब का, नहर, पुल, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मिडल लाइन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल लाइन, स्टेट लाइन, डिस्ट्रिक्ट लाइन। ठीक है, तो ये प्रतीक जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं,
ये सहायक होते हैं हमें किसी भी मानचित्र पर बड़ी चीज़ों को दर्शाने के लिए। ठीक है। उसके बाद कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने यहाँ पे निशाने लगा रखी है। पहला क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र, तो थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, और पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे 4th लेसन के। नेक्स्ट वीडियो हम 5th लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जय हिंद।